नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हम श्री गणेश करेंगे। जिस वीडियो में हमने पिछली बार बात की थी उसी विषय को आज हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इसको आपको और डिटेल में समझाएंगे और आज हमको आपको ये भी बताएंगे कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह कौन से होते हैं और किस प्रकार काम करते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उच्च का ग्रह उच्च का क्यों है, नीच का ग्रह किस लिए नीच का हो जाता है, इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या जो रीज़न है, लॉजिक है। जब तक आप उसको डिकोड नहीं करेंगे, कितने रीज़न आप निकाल सकते हैं, उसको डिटेल में कितना आप समझ सकते हैं, उनको ही समझना, क्योंकि ये बहुत ही वैज्ञानिक पहलू है। इनको समझे बिना आप ज्योतिष वास्तु को नहीं डिकोड कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा गुप्त ज्ञान है और इस पे आपको अपना मनन चिंतन अवश्य करना पड़ेगा। मैंने बताया और आपने रट लिया, इससे आप अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं हो सकते, इससे आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो सकते। इसमें मनन चिंतन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय को हमारे सिद्धों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने इस ज्ञान को बनाया है। सत्ययुग त्रेता, जो भी प्राचीन से प्राचीन आप ग्रंथ निकाल के देखें, इसलिए नहीं बनाया कि हम कलयुग के लोग इस पे पत्री का विवेचन करें और पैसा छापें, इसको बिज़नेस के रूप में इसका प्रयोग करें। नहीं, ये बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ विषय है। आप जितना इसको रिसर्च करेंगे आप अपने अंदर तक जुड़ेंगे, आप कर्म के सिद्धांत को सीखेंगे। ये पत्री क्या है, ये 12 खाना क्या है, ये 12 राशियाँ क्या है, यही है आपका बही खाता। जब हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, बही खाता बनाते हैं, तो यही बही खाता है पिछले जन्मों का। और क्या प्रभाव आपको इस जन्म में मिलेगा। आप कितना भी हाथ पांव मार लें, अगर आप सही दिशा में नहीं तैरेंगे, आप सही तरीके से पार नहीं पा सकते। आप अगर करंट की उल्टी तरफ अगर आप स्विम करेंगे, तैरेंगे, तो आप कभी भी तट को प्राप्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ज्योतिष आपको दिखाता है कि आपको किस तरीके से आपको जीवन को मोड़ना है, कौन से विषयों को आपको चुनना है, कौन सी चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखदायक है, सकारात्मक है, और कौन सी चीज़ें आपको दुख देंगी नकारात्मक जीवन में, आपका फल बनेंगी। अगर आप गलत व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए वो विषय है ही नहीं। जैसे कोई लोहा का काम कर रहा है, उसके लिए अगर लोहा का काम है ही नहीं, कोई अगर मार्शल एनर्जी के साथ, किसी के साथ बहुत ज़्यादा मार्शल एनर्जी है और क्रिएटिव एनर्जी नहीं है, तो उसको क्रिएटिव लाइन में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से हमको ये गाइड करने में भी मदद करती है। अध्यात्म के साथ में आपको दैनिक जीवन में भी जो ये ग्रहों हैं, ये नक्षत्र हैं, इनकी ऊर्जा डायरेक्टली इसका आपका प्रभाव पड़ता ही है। आप जितना इसको समझेंगे, ये आपके उतना ही आपको रोज़ के जीवन में आपके काम आएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक विषय है, आपको अंतर तक आपको जोड़ने वाला विषय है। एनर्जीज़ के साथ, ऊर्जाओं के साथ, वाइब्रेशन के साथ आप बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसके साथ हमने आपको पहले के कुछ वीडियो सिर्फ नियमों के बारे में बताया कि एनर्जी से कनेक्ट करना आसान नहीं है। आप तामसिक जीवन जीते हैं, आप तामसिक लेवल के आत्माओं के साथ, एनर्जियों के साथ, उन ऊर्जाओं के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। भूत प्रेत, नकारात्मकता, ये सब चीज़ें आपको आसानी से दिखेंगी, वो आपको आपके जीवन में इसका फल आपको दिखेगा। वहीं अगर आप सात्विकता अगर अपने जीवन में रखेंगे, तो सात्विकता होने से आप इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म रूप में, बहुत ही ज़्यादा सटल रूप में इसको आप अनुभव कर पाएंगे। और ये बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बताया और आपने इस चीज़ों को रट लिया कि ये ग्रह इतनी दूरी पे है, इसका ये प्रभाव होता है, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके फीचर्स हैं, इस तरह से काम करता है, तो आप इसको समझ लेंगे। नहीं, आप इसको समझ तो सकते हैं, परंतु आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकते, एक अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। इसीलिए क्यों, किस लिए, किस प्रकार से, अगर मैं आज आपको बता रही हूँ ये ग्रह इस प्रकार से उच्च है, इन ग्रह इन स्थानों पे, इन राशियों में, और ये ग्रह नीच हैं, जिसे हम डेबिलिटेड कहते हैं। उच्च ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जॉल्टेड। नीच ग्रह को कहते हैं डेबिलिटेटेड। तो अगर उच्च के हैं या नीच के हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्यों प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से ये जीवन में आपके प्रभावित करने वाली है। तो आपको ये समझना होगा कि उच्च और नीच का ग्रह बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से काम करता है। ये कंबस्ट ग्रह की तरह नहीं है, या वक्री ग्रह की तरह नहीं है। कंबस्ट यानी अस्त। सूर्य के साथ जो ग्रह विराजमान होते हैं वो कंबस्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। कहने का अर्थ है कंबस्ट होने का अर्थ अस्त हो जाना, उनका प्रभाव क्षीण हो जाता है। तो ये जितना आसान उनको होता है स्टडी करना, उनके प्रभावों को स्टडी करना, वहीं वक्री ग्रह
वक्री ग्रह को हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वक्री ग्रह। इसको आप थोड़ा भी इसकी इम्पोर्टेंस को कम मत समझिएगा। ये जितने स्पष्ट रूप से, या जैसे हम कहते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जितने स्पष्ट रूप से ये काम करती हैं, उतना स्पष्ट रूप से आप उच्च और नीच के ग्रह को काम करते नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही एकदम कहना चाहिए लोअर लेवल में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। किसी का अगर सूर्य उच्च का है तो ज़रूरी नहीं है उसके पिता से संबंध अच्छे हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी पद में हो या कहीं का नेता हो, या उसके पास छोटा सा कोई पद या सरपंच ही क्यों ना हो, ये सब उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित है कि अगर उसके ग्रह उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं उसका सूर्य का प्रभाव मिलेगा उसको। उसके हो सकता है पिता के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो जाए। तो कहने का ये अर्थ है, उससे हम डिग्री वाइज या ग्रहों के जो क्या कहना चाहिए दृष्टि के द्वारा कौन सा ग्रह उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, किस प्रकार, कौन से स्थान पर इसका एक्टिवेटेड हो रहा है, वो कहाँ स्वामी जो है वो पत्री को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करके आप उनकी डिग्री को स्टडी करके आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए किसी का शुक्र अगर नीच का है तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी नहीं होगी, या हो सकता है कि उनकी शादी के बाद उनका विवाह विच्छेद हो जाए, डिवोर्स हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनकी वाइफ उनके खर्चों पे इतना ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करे कि वो व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को निर्बल और एकदम परेशान और बिल्कुल वैवाहिक जीवन से त्रस्त महसूस करे, इतनी जवान खराब हो कि वो बिल्कुल अपने जीवन में दुखों का एक पहाड़ी लेके ढो रहा है। इस तरीके से भी आपको चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है। इसका जितना स्पष्ट रूप से आप सोचेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो इनको महत्व ही नहीं देते। अरे उच्च नीच का ग्रह का तो प्रभाव नहीं पड़ता, अरे पड़ता है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से इनकी आप डिग्रीज़ को देखेंगे। और अगर ये प्रभाव होता ही नहीं तो इनको इनके बारे में चर्चा भी नहीं होती ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, या इसकी हर ग्रंथों में इनका जो है वर्णन ही नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि इसको समझना पड़ता है, इनकी डिग्रीज़ को देखना पड़ता है, इनका कौन से ये स्थान पर विराजमान है। जो ग्रह अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्रह उच्च के हैं तो उनका मुँह जो है कहाँ पे, वो उनका बाकी पत्री को एनालिसिस करके आप उसकी सही प्रिडिक्शन और डिटेल में कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूर्यदेव से। सूर्य कहाँ पे उच्च के होते हैं? देखिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि उच्च और नीच के साथ में आप इनकी मित्रता और शत्रुता के साथ में नहीं देखेंगे ग्रहों का। यहाँ पे वो कौन से घर में, राशि में वो कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं या एग्जॉल्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ये चीज़ें आप नोट कर लें तो आपके हमेशा काम आएंगी कि सूर्यदेव मेष राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, चंद्रमा वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, मंगल मकर में उच्च के हैं, बुध कन्या में उच्च के हैं, जो स्वग्रही उनकी राशि है बुध की। गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के हैं, शुक्र मीन राशि में, शनिदेव तुला राशि में। वहीं अगर हम बात करें नीच राशि, कौन कौन से सूर्यदेव की नीच राशि है, तो सूर्यदेव की नीच राशि है तुला राशि, चंद्रमा की वृश्चिक राशि, मंगल की कर्क राशि डेबिलिटेटेड है, तो बुध की भी मीन राशि, गुरु की मकर राशि, शुक्र कन्या राशि में डेबिलिटेटेड है, और शनिदेव मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, कौन सा ग्रह कहाँ पे नीच का है, कौन कहाँ पे उच्च का है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये चीज़ मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि कौन सा ग्रह उच्च का कहाँ है, क्यों है। अब बाकी चीज़ों को आप स्टडी करिए कि जो मैंने अभी आपको बताया कौन सा कहाँ पे ग्रह उच्च का है, नीच का है, तो क्यों है। जब तक आप इस क्यों को नहीं समझेंगे, तो जैसे मैंने आपको हमेशा ही मैं कहती हूँ, तो आप ज्योतिष को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो सारे ही, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वास्तु समझना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र क्या है, क्यों है, अंक विज्ञान, सनातनी अंक विज्ञान समझना चाहते हैं, रंगों का अगर आप विश्लेषण, कलर साइकोलॉजी इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, लोग इसके बारे में समझते ही नहीं, जानते नहीं हैं कि कलर साइकोलॉजी एक आदमी को मार भी सकता है, उसको एक अच्छी ज़िंदगी भी दे सकता है, इतना ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। और ये इतना ज़्यादा एक थेरेपी के रूप में काम किया जाता है इसके ऊपर, लेकिन जो आम लोग हैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते, और इसका उनको बहुत हानि उठानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उनके जीवन में कष्ट, क्लेश, दुख और नकारात्मकता का उनके जीवन में अंबार हो जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें ही कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने बताया कलर साइकोलॉजी, इतना जो जैसे ये विषय है आपस में कनेक्टेड तो हैं ही,
साथ में इनका मूल अगर आप देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ज्योतिष शास्त्र के का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि अगर आप वास्तु भी आप समझें, और जैसे मैंने आपको बोला क्यों, किस लिए, इन विषयों को आप चर्चा करें, अपने मन में इसका मनन करें कि जैसे अगर शनि अगर तुला में उच्च के है तो क्यों है, मेष में नीच के है तो क्यों है। अगर आप इनको समझेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये सब इसके पीछे रीज़न है। जैसे मेष में अगर आप देखें तो सूर्य उच्च के क्यों है, तो ये आपको समझना पड़ेगा मेष राशि ही पहली प्रथम राशि क्यों है। ऐसे अगर आप स्टार्ट करें तो मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, लेकिन आप देखिएगा कि अगर आप इसके रीज़न को निकाल पाएँ, क्योंकि मेष राशि जो है वो एग्जॉल्टेड होती है सूर्य के द्वारा, और सूर्य है राजा, राजा हमेशा प्रथम होते हैं। प्रथम अगर कोई व्यक्ति है तो वो राजा का स्थान प्राप्त करता है, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए मेष राशि में सूर्य उच्च के है और इसलिए मेष राशि प्रथम राशि है। और भी बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको और इसको कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझाना चाहूँगी। बहुत सिंपल कारण और रीज़न से आप इसको समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा। फिर इस पर आप जितना डिटेल में आप जाएंगे उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसको चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, और हम इसमें आगे भी चर्चा करते रहेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। तो हम अब यहीं पे विराम देते हैं, अगले वीडियो में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।